आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही जो व्हाट्सएप आप चेक करते हैं वो इंडियन नहीं है? अपने कॉइन्स, अपनी करेंसी से फ्यूचर में गूगल और मेटा जैसी कंपनियां खुद बड़े बैंक्स बन सकते हैं। अब तक जितना एआई खेला जा रहा है वो एआई का एक छोटा सा एस्पेक्ट है। असली एआई का खेला तो पीछे चल रहा है। हर जगह एआई चल रहा है। कोई डिजिटल पेमेंट्स का गुणगान कर रहा है तो कोई डिजिटल लर्निंग का। समस्या है कि घर में पानी नहीं आ रहा पर मीटर तो डिजिटल है ना। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं पर माई गवर्नमेंट ऐप भी तो है। जॉब्स नहीं है पर चैट जीपीटी से रिज्यूमे तो बना सकते हैं ना। हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा तो भाई आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करो ना। क्या चोट खाने पर ऐप से पट्टी नहीं हो सकती? आज सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में डिजिटल दुनिया की धूम है। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने हमारे रहने, खाने, जीने का तरीके को ही बदल दिया है। एक तरफ हम इंटरनेट के बिना दुनिया को इमेजिन भी नहीं कर सकते, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में एक नई तरह का कोलोनाइजेशन या औपनिवेशीकरण हो चुका है। डेटा इज द न्यू ऑयल, आपने जरूर सुना होगा। आपके मेरे पल पल का डेटा आज यूएस की कंपनीज के सिस्टम्स में बैठा है। क्या है आज के डिजिटल लैंडस्केप के इकोनॉमिक्स और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, बात करेंगे इस एपिसोड में। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही जो व्हाट्सएप आप चेक करते हैं वो इंडियन नहीं है? जिस इंस्टाग्राम पे आप फोटो चिपकाते हैं और रील्स देखते हैं वो भी इंडियन नहीं है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन और कंप्यूटर को चलाता है उन्हें भी ज्यादातर 2-3 कंपनियां ही कंट्रोल करती हैं। Amazon जहां से आप अपने घर का सामान मंगाते हैं वो भी इंडियन नहीं है। जो जीपीएस और मैप्स आप इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारे खुद के बनाए हुए नहीं है। तो क्या दिक्कत है? सारी दुनिया ही तो गूगल और फेसबुक यूज कर रही है। लेकिन क्यों सारी दुनिया ने अपने डिजिटल राइट्स, अपना डिजिटल स्पेस, अपना डेटा सब अमेरिकन कॉर्पोरेट्स के ही हवाले कर रखा है? यही होता है डिजिटल कोलोनाइजेशन, एक तरह का डिजिटल उपनिवेशीकरण, डिजिटल कब्जा, डिजिटल कंट्रोल। एक देश के डिजिटल सिस्टम को इस तरह से प्रभावित करना कि वहाँ के लोग बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर के एप्स पर निर्भर हो जाएं। जैसे ब्रिटिश रूल को याद कीजिए, यहाँ के रिसोर्सेज को निचोड़ कर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया गया। अब तो इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने भी बता दिया है कि ये कॉलोनीज की ही वेल्थ थी जिसने वेस्टर्न कंट्रीज का डेवलपमेंट किया। उनकी रीसेंट रिसर्च काफी वायरल हो रही है जिसमें वो यही हिसाब लगा रहे हैं कि 2 सेंचुरीज तक नॉर्थ और साउथ के बीच एक अनइक्वल एक्सचेंज रहा। 1800 से 1914 तक यूरोप में कॉलोनीज की वेल्थ आती रही और इसी की वजह से वहाँ कीमतें कम रही और संपत्ति इकट्ठी होती चली गई। इस बात को ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुका भारत अच्छी तरह से जानता है। हम जानते हैं कि सिर्फ वेल्थ ही नहीं, हमारे देश के लोगों के खून पसीने को भी बहुत लूटा गया है। बड़ी हिम्मत से लड़कर हमने आजादी पाई है। फिर आज क्यों हम एक नई तरह की गुलामी में फंसते जा रहे हैं? क्यों हम अपने डिजिटल राइट्स, अपना डिजिटल स्पेस आसानी से अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को दे रहे हैं? क्यों एलॉन मस्क की स्टारलिंक को आसानी से हमारी सैटेलाइट स्पेस को कैप्चर करने की अनुमति मिल जाती है? इन सवालों पर अगर आप सोचेंगे तो शायद आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि क्यों हमारे देश में कोई और भरोसेमंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर की इनोवेशंस क्यों नहीं हो पाई। अब भी कई लोगों को लगता है कि दिक्कत क्या है अपना डेटा देने में। सरकार के पास भी मेरा डेटा है, अगर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के पास चला जाए तो दिक्कत क्या है? वेल, अपनी प्राइवेसी की चिंता शायद आप ना करते हो पर अपने बैंक अकाउंट्स की तो चिंता करते हैं ना। हमारे यहाँ डिजिटल फ्रॉड्स का पेंडेमिक आया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के पहले 10 महीनों में ही स्कैमर्स ने 4245 करोड़ ठग लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा बता रहा है कि इस दौरान देश में 2.4 मिलियन डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिपोर्ट किए गए। साइबर क्राइम्स में इंडिया दुनिया में नंबर 10 पे है। इसकी कैटेगरी है समवॉट स्पेशलाइजेस इन स्कैम्स। पर स्कैम्स से कहीं आगे डिजिटल दुनिया आपकी बुद्धि के साथ भी घोटाला कर सकती है। वो आपकी चॉइसेस को मैनिपुलेट कर सकती है। जैसे आपको जूते खरीदने हैं और गलती से फोन के आसपास आप ये बात कह दें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और गूगल पर आपको जूते ही जूते दिखाई देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? वैसे ही हर समय कितने सारे एप्स और वेबसाइट्स आपकी आदतों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। आप किस वक्त सोते हैं, किस वक्त उठते हैं, किस तरह की चीजें Amazon
अमेज़न से ऑर्डर करते हैं, किस दिन स्विगी से डिलीवरी मंगाते हैं, एटसेट्रा। जैसे पुरानी पिक्चरों में एक जासूस किसी आदमी के पीछे लगा रहता था, वही काम मेजर टेक कंपनीज कर रही हैं। आपकी प्रोफाइल तैयार हो रही है और आपको पता भी नहीं है। शायद आपके आधार से जितना सरकार को आपके बारे में पता है, उससे कहीं ज्यादा गूगल या फेसबुक को पता हो। छोटे मोटे मैनिपुलेशंस चल भी जाएं, पर क्या हो अगर यही टेक कंपनियां आपके वोट को भी प्रभावित करें। 2016 में कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के मामले में यही हुआ। ये कंपनी फेसबुक से डेटा लेकर लोगों को फेसबुक पर टारगेटेड पोस्ट भेजती थी। आप थोड़े भी रिपब्लिकन्स की तरफ अगर अलाइंड हैं, तो आपको उकसाने वाले और ज्यादा पोस्ट भेजे जाएंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि बस यही सच है, क्योंकि दूसरी आवाजें आप तक पहुंचेंगी ही नहीं। रिसेंटली ट्रंप और एलोन मस्क के बीच हुई लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा। झगड़े के बीच एलोन ने कह दिया कि ट्रंप इलेक्शन उनकी वजह से ही जीते हैं। ना सिर्फ उन्होंने पैसे से ट्रंप के कैंपेन की मदद करी, पर उन्होंने ट्विटर को भी ट्रंप के सपोर्ट में लगाया। अंतरिक्ष में मस्क के 7,000 सैटेलाइट्स हैं। पूरी दुनिया के करीब 15,000 सैटेलाइट्स धरती के चक्कर लगा रहे हैं। सोचिए, उसमें से आधे तो मस्क के ही हैं। दूसरी तरफ भारत ने अब तक करीब 130 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह से हम अपना आसमान और खुद के सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप करने के चांस को ही विदेशी कंपनी को दे रहे हैं? ये सब जानने के बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, अब ये सोचिए कि क्यों लॉ अबाइडिंग सिटीजन के डेटा को ही हर वक्त ट्रैक किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। जैसे पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि कैसे जेप्टो नाम की ऐप पर आधा किलो शिमला मिर्च के दाम आईफोन पर 100 रुपए थे और एंड्रॉइड पर बस 20 रुपए। देख लीजिए कंपनीज आपके बारे में क्या क्या जानती हैं। डिजिटल कोलोनाइजेशन की इकोनॉमिक्स सिंपल है, वो आपके डेटा से फायदा कमाना चाहते हैं और कमा रहे हैं। टेक कंपनीज आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। 2024 में टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज में से 5 अमेरिकन टेक कंपनीज थी। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, अमेज़न और मेटा। इन सब के बिजनेस मॉडल में एक बात कॉमन है और वो है लोगों के डेटा को एक्वायर करना और उसको स्टोर करना। आपके डेटा को बेचने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है। इनफैक्ट यही तो इनका बिजनेस मॉडल है और आप इनके मुफ्त के मजदूर हैं। जब आप आराम से इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो आप इन्हीं का बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात चाइना के बारे में जाननी चाहिए। चाइना शायद इकलौता देश है जिसने अपने खुद के एप्स बनाए हैं। मीडिया में आता रहता है कि चाइना में तो फेसबुक भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, सो सैड। बट एक्चुअली देखा जाए तो यही एक देश है जिसके सिटीजन्स अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के सर्वेलेंस से बचे हुए हैं। इन्होंने अपने देश के अंदर मैप्स से लेकर सोशल मीडिया तक सब एप्स खुद ही बनाई हैं। ऑफ कोर्स चाइनीज कंपनीज और चाइनीज सरकार के पास अपने लोगों का डेटा है, बट एटलीस्ट डेटा अपने देश के अंदर तो है। कोई दिक्कत हुई तो अपने देश में एटलीस्ट लड़ सकते हैं। हम जैसे लोग गूगल से लड़ने के लिए अमेरिका कैसे जाएंगे? खैर, आपका डेटा, आपकी जानकारी तो इन टेक ब्रोस के पास है ही। आपका डेटा बेचकर तो ये मुनाफा कमा ही रहे हैं। अब इनकी नजर सीधी आपके बैंक बैलेंस पर है। एप्पल के पास एप्पल पे है, गूगल के पास गूगल पे, अमेज़न के पास है अमेज़न पे और मेटा के पास है व्हाट्सएप पेमेंट्स। अब तक ये सब एप्स पेमेंट्स करने में आपकी मदद कर रही थी, लेकिन अब सावधान हो जाइए, क्योंकि अब बिग टेक खुद बैंक बनने की दिशा में चल रहा है। ट्रंप के लेटेस्ट वन बिग ब्यूटीफुल बिल में 2 चीजें टेक बिलियनर्स के लिए आसान कर दी गई। एक है अगले 10 साल तक किसी भी राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तेजी से बढ़ता एआई आगे आने वाले 10 सालों में क्या नहीं कर पाएगा। और दूसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड सर्वेलेंस। एआई अनेबल्ड सर्वेलेंस के टॉवर्स लगाए जाएंगी और ड्रोन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे। पर इतने से भी टेक बिलियनर्स का पेट नहीं भरता। उन्हें चाहिए जीनियस बिल, गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट। इसको समझने के लिए आपको पहले स्टेबल कॉइन्स को समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा वर्चुअल करेंसी है जिसकी वैल्यू
वैल्यू किसी और करेंसी के साथ जुड़ी होती है। जैसे एक स्टेबल कॉइन $1 हो सकता है। इसकी वैल्यू अपने आप फ्लक्चुएट नहीं करती, इसीलिए इसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस, और इसमें फर्क यही है कि बिटकॉइन की अपनी वैल्यू होती है जो किसी और करेंसी पर निर्भर नहीं होती और मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। तो अब यूएस की सरकार इस स्टेबल कॉइन के बिल को पास करने की कगार पर है। टेक इंडस्ट्री ने तो इसका खूब स्वागत किया है। ऑलरेडी एप्पल, गूगल, मेटा, उबर और एक्स जैसी कंपनियां इसको टेस्ट कर रही हैं। बताया जा रहा है कि स्टेबल कॉइन का मार्केट ऑलरेडी $250 बिलियन का है। इस बिल में कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो को कमजोर किया गया है। ये अमेरिका का फाइनेंशियल और टेक रेगुलेटर है जो देखता है कि कंज्यूमर्स के साथ कोई धोखा ना हो, जो ऑलरेडी मेटा और दूसरी टेक कंपनीज के पेमेंट सिस्टम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इसकी पावर्स को अब कम कर दिया गया है। मतलब अब हर बड़ी टेक कंपनी अपनी खुद की करेंसी बना सकेगी और उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं होगा। हो सकता है कि जल्द ही आपको ट्विटर पर मस्क बक्स और अमेज़न पर जेफ कॉइंस में पेमेंट करना पड़े। अब तक तो बस पेमेंट वॉलेट्स थे, लेकिन अलग अलग डिजिटल करेंसी आने से बड़े टेक प्लेयर्स आपको अपनी ही करेंसी में डील करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप ऑलरेडी यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट वॉलेट्स को परख चुके हैं। अमेज़न पे में भी थोड़ा पैसा रखते हैं, ओला पे भी थोड़ा पैसा लोड करके रखते हैं, थोड़ा पैसा पेटीएम में रखते हैं, तो कुछ मिंत्रा क्रेडिट्स में। पर ना तो ये बैंक डिपॉजिट्स है, ना ही कोई सिक्योर सिस्टम्स है और ना ही इन पे कोई ब्याज मिलता है। इनमें पैसा जा तो सकता है पर इनसे पैसा बाहर नहीं आ सकता। जैसे मिंत्रा क्रेडिट से आप बस मिंत्रा पे शॉपिंग कर सकते हैं, ओला मनी से बस ओला के राइड्स ही बुक कर सकते हैं। रिसेंटली ब्लू स्मार्ट एक ईवी टैक्सी सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। अचानक से ब्लू स्मार्ट ने राइड बुकिंग एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। हजारों लोगों का इसके पेमेंट वॉलेट में रखा पैसा यूजलेस हो गया। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरे तो बस 500 रुपए पड़े हैं, पर ऐसे ही 500 करके दुनिया भर में करोड़ों लोगों के हजारों करोड़ों रुपए इन टेक कंपनीज के पास जमा हो जाते हैं। अपने कॉइन्स, अपनी करेंसी से फ्यूचर में गूगल और मेटा जैसी कंपनियां खुद बड़े बैंक्स बन सकते हैं, जिन्हें आपके पैसे पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। एक्सपर्ट्स को डर ये है कि ये बैंक्स के पैरेलल एक फ्रेजाइल फाइनेंशियल सिस्टम की तरह बन जाएंगे और अगर ये टू बिग टू फेल बनते हैं तो सरकार को ही इन्हें बेल आउट करना पड़ेगा। टेक ब्रोस ऑलरेडी सरकार में अनइलेक्टेड शेयर होल्डर्स की तरह पेश आ रहे हैं। अब ये अपनी करेंसी, अपने बैंक्स बनाकर फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे में रेगुलेशंस को बढ़ाने की जरूरत है ताकि आम जनता का नुकसान ना हो, लेकिन अमेरिकन सरकार रेगुलेशंस को ही खत्म करने में लगी है। अब तक जितना AI खेला जा रहा है वो AI का एक छोटा सा एस्पेक्ट है। असली AI का खेला तो पीछे चल रहा है। चैट जीपीटी, ग्रोक, डीपसीक जैसे AI जेनरेटिव AI हैं। ये आपके ईमेल लिख सकते हैं, आपकी फोटो और वीडियो को एडिट कर सकते हैं और कोडिंग में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा AI के कई और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्रिडिक्टिव AI, रोबोटिक्स AI, मशीन लर्निंग AI। आज AI मेडिकल ऑपरेशंस करने की तैयारी कर रहा है। वो हमारी मेडिकल डायग्नोसिस में मदद कर सकता है। एग्रीकल्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग में AI हमारी कैपेसिटीज बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन इन सबसे परे बिग टेक, मिलिट्री और हथियार बनाने वाली कंपनीज के साथ खड़ा है। गूगल और लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की टॉप हथियार बनाने वाली कंपनी के बीच करार हुआ है। ये लोग मिलकर गूगल के क्लाउड और AI के इस्तेमाल वेपन सिस्टम में करेंगे। प्रोजेक्ट निम्बस के बारे में शायद आपने सुना होगा। 2021 में गूगल और अमेज़न ने इजराइल के साथ एक $1.2 बिलियन का करार किया था। इस डील के तहत ये कंपनियां इजराइल को AI, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड जैसी मदद दे रही हैं। गूगल के कई वर्कर्स ने इस डील का प्रोटेस्ट किया। उनका कहना है कि पैलेस्टाइन में हो रहे जेनोसाइड में ये कंपनियां शामिल हैं। रात के अंधेरे में टारगेटेड स्ट्राइक्स में AI की भूमिका है। एल्गोरिथम्स अब टारगेट लिस्ट बना रहे हैं। दुनिया भर के इंटरनेट पर इजराइल के नैरेटिव को पुश करने का काम भी AI की मदद से किया गया है। मैं आपको AI के बारे में डरा नहीं रही हूँ, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग जो इन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं वो अपनी जान और करियर जोखिम में डालकर इन टेक्नोलॉजीज के ऐसे घिनौने इस्तेमाल का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले एक एप्पल एम्प्लॉय ने इजराइल के समर्थन के लिए एप्पल को कॉल आउट किया। इंडियन ओरिजिन वानिया अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ $133 मिलियन की डील की है। माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट के एआई और अज्योर क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल भी मिलिट्री एक्शंस में किया जा रहा है। बिग टेक के वॉरफेयर में शामिल होने से लोगों के लिए बनने वाली टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी की लाइंस ब्लर हो गई हैं। कहां तो एआई ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने का जरिया बन सकता था, वही अब मुनाफे की भूख में इंसानियत को ही निशाना बना रहा है। डिजिटल कोलोनाइजेशन का नया चैप्टर खुल रहा है, जिसमें हम अपनी इंसानियत के राइट्स को ही खोते जा रहे हैं। एक कॉलोनी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी धरती पर, आपके रिसोर्सेज पर, आपके इंस्टीट्यूशंस पर और यहाँ तक कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम पर किसी विदेशी ताकत का कब्जा हो जाए। ना सिर्फ हमारे जमीनी रिसोर्सेज को बल्कि डिजिटल रिसोर्सेज को भी कंट्रोल किया जा रहा है। आज अगर हमारे लोगों और सरकारों ने इस प्रोसेस में इंटरवीन नहीं किया तो हम खुद ही अपनी डिजिटल गुलामी के बीज बोएंगे। बिग टेक हमारा मालिक होगा और हम उसके गुलाम होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।